ओके बच्चों, सो वेलकम अगेन। एंड जिन बच्चों ने नीट एस्पिरेंट थे इस बार, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन बच्चों के लिए मैं और हमारी टीम की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से फिजिक्स के पोर्शन का फुल लेंथ सॉल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं। वन बाय वन क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जो कि हमने नीट इसी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। जो मेरे पास सेट था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है और टाइप करके हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। और जहां भी कोई क्वेरी आएगी, कोई डाउट आएगा और कुछ कोई सजेशंस आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, अगर कोई डाउट है, अगर हम लोगों की तरफ से कोई मिसमैच हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। आपको याद होगा कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे तो एक कुछ दो तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था। एक था सेंटर के अबाउट, एक था एंड के अबाउट। और जब ये परपेंडिकुलर सेंटर के अबाउट होता है तो उसका फॉर्मूला होता था ml² अपॉन 12। अगर आपको याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ml² अपॉन 12 होता था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं हमेशा आपको समझाता था कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो दिया गया है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखो और उसके बाद हमें ये लिखना है कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो 2400 ग्राम इंटू सेंटीमीटर, आई की वैल्यू दे रखी है 24 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, अपॉन कर देंगे L²। एल की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पूछी ही गई है, सॉरी। तो अब हम m से इधर डिवाइड कर देंगे और इधर हमारा L² है। ये कैलकुलेशन थी बेसिक। m की वैल्यू थी 400 ग्राम्स। ये m की वैल्यू 400 ग्राम्स थी। तो ग्राम से ग्राम भी कट गया और जीरो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 4 6 जा 24 हो गया, 6 12 जा 72 हो गया। तो मीन्स दैट L² = 72। अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 72। बच्चों, आपको पता है कि 8 का स्क्वायर रूट 64 का अंडर रूट स्क्वायर 8 होता है। 72 का कितना होगा? 9 का 81 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन से अकॉर्डिंग देखो तो 17 72 ये तो सारे ही गलत दिख रहे हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेशन जो आंसर आएगा वो 8.5 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद है कि आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बशर्ते कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, ए बॉब इज रियल हॉरिजॉन्टली बाय मींस स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा rpm, and the tension in the string is t, speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes। बच्चों, आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उस पर और किससे बना हुआ है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, प्लेन स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड। बच्चों में आपको याद होगा कि अगर किसी बॉब को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक स्ट्रिंग से बांध कर उसे ऐसे रोटेट किया जाता है तो उस पर एक ओबियसली बात है, स्ट्रिंग है तो टेंशन क्रिएट होगा। और टेंशन होगा तो टेंशन कहाँ लगता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो अगर मान लो कोई बॉडी इधर मूव कर रही है सर्कल में तो टेंशन कहाँ होगा उसका? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी का मतलब सेंटर की तरफ उसका, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ उसका फोर्स लगेगा। और आपको पता है सेंट्रल की तरफ जो फोर्स लगता है वो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ही किसके बराबर हो जाएगी? टेंशन के। और वो टेंशन के इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या होता है? m ओमेगा² के बराबर होता है। अब सीधी सीधी बात है, मैंने आपको एक डेमो वीडियो में भी सिखाया था कि फिजिक्स के अंदर नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछे जाते हैं कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो पैरामीटर उसमें दिया गया है उस फॉर्मूले से डिपेंडेंसी क्या है। तो टी की अब टेंशन की डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा² है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ओमेगा को डबल किया गया है, बाकी तो कुछ किया नहीं गया। अब सीधो तो T1/T2, ये मैंने आपको डेमो वीडियो वाली वीडियो में भी सिखाया था, ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब T1 हमारा कितना दे रखा है? T दे रखा है। अब T2 मुझे निकालना है।
ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओमेगा, दैट मींस 4 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा स्क्वायर को काट दिया, तो T2 की वैल्यू कितनी आई, 4T। तो दैट विल बी द डी ऑप्शंस। ओके तो ये भी क्वेश्चन आसान सा आप सिर्फ ये देखो कि कैलकुलेशन करने के बाद, क्वेश्चंस के बाद हम कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं आंसर्स लाने के लिए। और यही बच्चा आपको ध्यान देना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेपर देख के क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है। आप ये देखो कि सर सॉल्व कर रहे हैं तो कितने स्टेप में आंसर आ रहा है। बस कंसेप्चुअली हमें चीजें पता हो तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिजिक्स से नीट में डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path. डेमो वीडियो वाली उठा के देखो, उसमें भी मैंने दिखाया था एरिया अंडर दी कर्व। अगर कोई ग्राफ दिया होगा उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वही सेम क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया है। तो अब देखो बच्चे, अब इसमें ध्यान क्या देना था, द वर्क डन बाय द गैस पाथ बी सी। ये बीसी के पाथ के अकॉर्डिंग, अब इस पूरे सिस्टम में देखो बीसी कहाँ है, ये रहा बीसी। अब मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर दैट कर्व, राइट। अब बीसी के अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, कोई लाइन है मान लो। अब लाइन के अंडर कोई एरिया है, नहीं आएगा। अगर ये लाइन ऐसी होती तो इसके शैडो नीचे खींचते तब वो एरिया बनता। तो बीसी की लाइन तो कोई एरिया है ही नहीं, एरिया नहीं तो जीरो, तो ऑप्शन विल बी द सी। देखो इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और बस कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही था। 282 90 अल्फा। हम अब ये बात पता होना चाहिए कि एक अल्फा निकलता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम, कितने एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी, राइट। तो अब जैसे एक अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 4 की कमी होती है, 2 की मास में कमी हो जाती है, पॉजिट्रॉन मतलब बढ़ता है तो उसमें एक की कमी, बीटा, ऐसी कुछ कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए उस तरीके की। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ये वाला 286 वाला कॉमा 80 वाला सही होगा। चलो मैं इसकी इक्वेशंस आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जो इक्वेशंस दी गई थी उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, जो आपको फिर भी याद भी रख लेना कि क्या कौन सी चीज की क्या कमी होती है, राइट। तो सीधी सीधी से देखते हैं। तो अगर 290 है तो सीधे सीधा मैं ही इसी इक्वेशन से नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पर समझ जाएंगे आप लोग कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो बाई होगा, बाई की जो, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 290 x 82, अगर मैं से यहां से अल्फा निकल रहा है तो दैट विल बी द 286, एंड दैट विल बी द बाई एंड दैट इज द 80। अब मेरा यहां से एक पॉजिट्रॉन निकला है, तो पॉजिट्रॉन में क्या होता है कि एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, एंड इसमें एक की कमी आ जाती है, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर, सो दैट इज 79। और अगर फिर मेरा बीटा नेगेटिव निकलेगा तो यहां पर मेरे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रहेगा, बट ये फिर से एक बढ़ जाता है। फिर मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट फिर से मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो 286 और 81, 286 और 81 मैटर, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका, 286 81। तो ये इक्वेशंस आप लोग याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं बच्चों, कि जब किसी एटम में से, किसी भी न्यूक्लियस में से सपोज करते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, कि जैसे कोई ऐसे समझ लो ए, एक्स और जेड, हम लोग को सबको पता है कि ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसमें 4 की कमी, दैट इज A-4, और ये बाई बन जाएगा, और Z-2 हो जाता है। तो इस तरीके के इक्वेशंस हमें समझने होंगे। ऐसी सेम आप यहां समझ लेना, पॉजिट्रॉन निकलेगा तो सेम यहां पर Z-1 कर लेना, ए सेम रहेगा, कुछ भी क्यू भी बना लो। बीटा निकलेगा तो ये सेम रहेगा, बट फिर से A Z+1 हो जाएगा। फिर से दोबारा से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Z+1 हो जाएगा, ये A सेम रहेगा। तो इस तरह से एक जनरल इक्वेशन बना लो, आगे चल के भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी तरीके से तो इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस इक्वेशन में पूरे के पूरे सभी के सभी उन्होंने पूछ लिए कि अल्फा, पॉजिट्रॉन, बीटा, इलेक्ट्रॉन, तो इतने ही बात याद रख लोगे तो कोई क्वेश्चन आगे गलत नहीं होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्लास सरफेस ब्रिस्टर एंगल देन। तो इस क्वेश्चन में केवल थ्योरी में सवाल दे गए थे कि बोथ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटेड। ये एनसीईआरटी किताब का एज इट एज क्वेश्चन है, सीधी सीधी लाइनें लिखी हुई है किताब में। अगर जिन बच्चों ने थोड़ा सा बुक की रीडिंग करी होगी तो वो समझ जाएंगे।
तो इसमें क्वेश्चन में होगा द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टिव लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ये सीधे सीधा बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। This is again the theoretical question. If the c is the velocity of light in a free space, the correct statement of the photon among the following. अब जब भी बेटा फोटोन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखा करो कि फोटोन को जो c से चलता है, फोटोन की जो स्पीड होती है वो c होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसने लिखा है द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन इज c। तो ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन विल बी c। अब हमें इसमें कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, वो हमें देखना होगा। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू, ये भी सही है, ई बराबर एच न्यू होता है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव एनर्जी। तो ये डी वाला ऑप्शन ये इन अ फोटोन, हाँ यस यस यस, द मोमेंटम, यस एग्जैक्टली। अब ऐसे बच्चे ऐसे समझ सकते हो कि ई की बराबर एच न्यू दे रखा है, तो ई बराबर एच न्यू है, ठीक है। अब एच बराबर क्या होता है, अब मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम बराबर क्या होगा, ऐसे अगर ऐसे हम देखें तो मोमेंटम बराबर एम बी होता है, वी वेलोसिटी वाला। अब वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिलेशन होता है, तो अब यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी वी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम होता है वो एच न्यू अपॉन सी के टर्म में नहीं है। तो मतलब हमारा इसमें तो फिर फोटोन एनर्जी पोजेसेस पॉजिटिव एनर्जी इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल टोटल मोमेंटम आर द कंजर्व। एक बार इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे, थोड़ा सा डाउट है एक ऑप्शन पे, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास अंडर कंप्लीटली लास्टिंग वन डायमेंशन कॉलिजन। देखो कॉलिजन का क्वेश्चन का चैप्टर का कुछ सवाल आया है। अब कॉलिजन में बेटा क्या होता था, हमेशा मैंने आपको बताया था कि दो कंजर्वेशन यूज करने हैं, एक है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक है एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप पी आई इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल लगा सकते हैं। अब पी इनिशियल का मतलब क्या हुआ, एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू हुआ। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बेटा वी वन अपॉन वी टू पूछा गया है। तो वी वन अपॉन वी टू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एम टू अपॉन एम वन आ जाएगा। दोनों बॉडी का मास दे रखा है। Elastic fundament with the body move with velocity b rest collision, the velocity of the system after the collision is two body of mass of same mass, right? Bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one dimension collision. The body of mass is rest before the collision. The velocity of the system after the collision is v2. Then the ratio of v2 is okay. चलो अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, v1 एंड v2 के बारे में। तो देखो ये बात होगी कि P बराबर P1 इक्वल टू P2 तो हमें पुट करना ही था। अब P1 और P2 से हमने मोमेंटम निकाल लिया, लेकिन हाँ ध्यान क्या देना था कि इसमें ये दे रखा है कि टू बॉडी ए एंड बी सेम मास अंडर कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन वन डायमेंशन। तो ए बॉडी ए मूव विद, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि P इनिशियल की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, m1v1 है। तो जो P2 क्योंकि कॉलिजन हो गया इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में क्या हो जाता था, वही मेरा मास इन इलास्टिक में जाके चिपक जाता था। इलास्टिक कॉलिजन होगी तो बैक ऑन कर जाएगा, इन इलास्टिक में क्या होता, दोनों एकदम स्टिक कर जाएंगे। तो एक मास पहले से था और दूसरा मास उस बॉडी के पास है, क्योंकि सेम मास है दोनों का। अच्छे से समझ सकते हैं बच्चे इस बात को, डरो मत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से इस क्वेश्चन को। देखो एक बॉल यहाँ पर है जिसका मास ए है, एक बॉल यहाँ पर है जिसका मास एम है। ये दो बॉडीज हैं, यहाँ पे इसने टक्कर मार दी है। इन इलास्टिक होने की वजह से इनमें क्या होगा कि आफ्टर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन की बात हो गई है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा कि ये बॉडी चल के गई और इस बॉडी में जाके स्टक हो गई है। तो इसका मास कितना हो गया एम, इसका मास कितना था एम। तो अब ये थी सिचुएशन ही आफ्टर कॉलिजन, ये सिचुएशन थी बिफोर कॉलिजन उस बॉडी की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, P1 बराबर P2 पुट करते हैं। अब P1 में क्या करेंगे, mv1, इसका मास कितना हो गया 2mv2, यही तो हुआ। अब मुझे क्या चाहिए था v1 अपॉन v2, m ने m को मार दिया।
तो आंसर कितना आया, V1/V2, तो 2/1। तो V1/V2 का रेशियो जो आएगा मेरा बच्चे कितना आ गया, 2:1। दैट विल बी द डी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इन इलास्टिक की होने की वजह से आफ्टर कॉलिजन दोनों के मास डबल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर 2m पुट करना है P2 की जगह, M2 की जगह पर। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ए लाइट रे इंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, प्रिज्म वाला। अब जिन बच्चों ने प्रिज्म में पढ़ा होगा तो वो बच्चे समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज। तो सीधा सीधा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है मेरे बच्चे। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ए बी और ए सी। तो अब आपको एक एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला पता होगा, ए इक्वल टू होता है R1 + R2। आई होप यू हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इक्वल्स टू R1 प्लस, और R1 R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों की वैल्यू, अब यहां से बेटे आर, ये ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर है, तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में 90 दे रखी है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 8R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 - R1। जस्ट मैंने ए की वैल्यू को पुट कर दिया एक ही जगह पर, तो अब उसे इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव चला जाएगा। तो R2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है। अब करस्पॉन्डिंग मुझे दो पाथ दिख रहे हैं इसमें, ए और बी और ए और सी। तो मुझे अलग अलग पाथ के लिए कोई इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मुझे म्यू की वैल्यू मिलेगी। और इसमें क्वेश्चंस में यही पैटर्न रहता है और कोई इसका कोई नया पैटर्न नहीं है। चलो देखते हैं। अब करस्पॉन्डिंग टू ए बी, यहाँ पर हमेशा स्नेल लॉ का फॉर्मूला याद होगा, N1 sin 1 = N2 sin 2। याद है कुछ कुछ, रेशियो कर देते स्नेल लॉ, साइन म्यू आई, बच्चों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करना साइन स्नेल लॉ। तो अब स्नेल लॉ में क्या होता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 × एंगल 1 साइन के साथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 × एंगल 2। तो अब एयर से जा रहा है कोई, तो एयर से जा रहा है तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो 1 × साइन, सीधा सीधा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन R1। ये इनिशियल हो गया साइन एन आई, N1 × साइन आई इक्वल्स टू म्यू, म्यू मान लिया मैंने दूसरे वाले का, इंटू साइन R1, यही एंगल होता था। तो इससे एक इक्वेशन बनी, तो यहां से मुझे साइन R1 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मेरे बच्चे यहाँ म्यू चला जाएगा नीचे, इधर जाएंगे, और ये इस साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इट मीन साइन R1 की वैल्यू 1/2 म्यू आ चुकी है। ऐसे ही अब मुझे AC के करस्पॉन्डिंग चला, इसी में इसी क्वेश्चन के सारे में सारी चीज लिख रहा हूँ तो याद रखना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, AC के करस्पॉन्डिंग अगर हम चलेंगे तो AC के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू 1 × साइन 90। राइट, तो यहां से साइन R2 की वैल्यू 1/म्यू हो चुकी है। अब मेरे बच्चों R2 की वैल्यू हमने उस एंगल से कितनी निकाली थी, पीछे हमें याद करो, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो वो कितनी मिलेगी 90 - R1 इज इक्वल्स टू 1/म्यू। साइन 90 - R1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस R1 इक्वल्स टू 1/म्यू। तो कॉस R1 इक्वल्स टू, हाँ एक ही बात है, cos R1 इक्वल्स टू 1/म्यू। अब बच्चे तुम्हें बहुत बेसिक से 9th क्लास में सभी बच्चों को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, उसी की प्रॉपर्टी होती है। अब हम थीटा की जगह क्या यूज कर लें, R1, और यहाँ पे R2 यूज कर लें, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R2 इक्वल्स टू 1 होता है। अब बच्चे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, क्योंकि आपने निकाल रखी है कॉस R1 की 1/म्यू, और साइन R1 की पिछले आपने अभी निकाली थी, ये रही साइन R1 की 1/2 म्यू। तो साइन R1 की वैल्यू 1 तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं, 4 म्यू स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 1/म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे सिर्फ और सिर्फ म्यू की वैल्यू निकालनी थी बेटा, तो इससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। ये म्यू की वैल्यू बता रहा हूँ, ना कि म्यू स्क्वायर की। म्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया बच्चे, वो आ गया
√5/2, दैट इज डी ऑप्शन। यस, गुड। तो एक ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अपना ऑसिलेशन ऑन वेव वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। बाय एक्स इक्वल्स टू 5 sin πt + π/3। आप सीधा सीधा याद करो बच्चे, एक इक्वेशन होती बाई इक्वल्स टू a sin ωt + phi। जनरल इक्वेशन थी ना हमारी, बाई इक्वल टू a sin ωt + phi। अब इससे सीधा सीधा कंपैरिजन कर दो बेटा। तो कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होता था, एम्पलीट्यूड। तो ए की जगह कौन आ गया, 5। तो a इक्वल टू 5, इसको कैपिटल ए से भी नोट करते हैं। तो 5 अब ये किस में दे रखी है, मीटर्स में। अब देखो पहला 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। ये देखो दोनों के दोनों ना 5 5, ये भी 5 मीटर में ही है बेटा। तो देखो ये ऑप्शंस को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो ए से तो हमारा काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में ये कट गया, ये सेंटीमीटर में ये हट गया। अब बी और डी बचे। अब हमें क्या निकालना था, टी और निकालना है। अब बेटा ओमेगा टी कंपैरिजन करा हमने, तो इससे ओमेगा टी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, पाई टी के बराबर है। अब टी ने टी को मार दिया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, पाई। लेकिन टी को टाइम निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, सॉरी। तो पाई ने पाई को मार दिया, तो टी की वैल्यू कितनी आई, 2 सेकेंड। अब देखो 5 मीटर और 2 सेकेंड, तो ये एक ही ऑप्शन है, इसमें 1 सेकेंड है, तो ये भी हट गया। तो डी ऑप्शन 5 मीटर 2 सेकेंड विल बी दी करेक्ट। अब फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि अब तक के जो क्वेश्चन 9 नंबर तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है जो कि बच्चा फंस जाए कहीं पर भी। सीधा कंसेप्चुअल है, आप कंपैरिजन करो और सीधे आंसर निकालो। बशर्ते कि हमें चीजों को याद होना चाहिए, अदरवाइज हमसे मिस्टेक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज दिस। इस मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t - 1, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन का। बच्चे ने इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है। आपको पता है पावर का एक फॉर्मूला होता था F × V, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बेटा फोर्स तो सीधा सीधा फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितना, 5 न्यूटन। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस, तो इसका मतलब dx/dt कर दो इसका। तो 5 इसका dx/dt कर देंगे, तो 2 टाइम्स का डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल आता है नीट में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t का 2 बचेगा, -1 का 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 10। तो दैट विल बी द सी ऑप्शन। फिर से देखो कैलकुलेशन कितनी, 2 लाइन की, लेकिन कंसेप्चुअली चीजें पता होना चाहिए। तो मैं बार बार एक ही बात पूरे पेपर को सॉल्व करते करते बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ, फिजिक्स के पेपर में जो फॉर्मुलेज में है आप उनको याद करो, और सोचो कि जब, वही पुरानी बात, डॉक्टर्स बनने वाली बात है कि ये वाला मेडिसिन कब चाहिए, जब आपको हेडेक हो रहा है तो कौन सी टैबलेट चाहिए, ये वाली चाहिए। जब आपको स्टोमक एक हो रहा है तो ये वाली टैबलेट चाहिए। तो यही तरीका है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आपको जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला लिखने के बाद, अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो आपके टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया दैट विल बी द मोर सफिशियंट, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। उन क्लास नोट्स को याद रखना और उनसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों को करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटली बाउंड 100 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज करंट 7 एम्पीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बच्चे आपको याद है, सिखाया होगा किसी टीचर ने, या मतलब मैंने सिखाया कि सेंटर ऑफ द कॉइल का मतलब बी इक्वल्स टू, मैंने आपको एक जनरल चीज सिखा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो उनको याद रहे कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से निकालते हैं, सर्कुलर, जैसे सपोज करते हैं कि ये कोई सर्कुलर आर्क है, इसका ये कोई सेंटर है, इसका रेडियस है आर, तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल, इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। बच्चे याद रखना, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ पर जो निकाला जाता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू μ0/4 पाई, हमेशा आएगा, कभी भूलना नहीं है। ये जब मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस में फिक्स रहता है। इन यहाँ क्या रहेगा, करंट आई रहता है, अपॉन रेडियस आता है, इनटू ये जो एंगल है ना अल्फा, ये एंगल अल्फा पुट कर लो। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क, मतलब ए और बी, इनिशियल जो ए और बी पॉइंट है, इनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ले लिया जाएगा। तो दिस इज द जनरल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन, तो इनवर्ट डायरेक्शन लेनी है फॉर क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ACW, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है। ये इतनी बात याद रख लोगे, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता ड्यू टू सर्कुलर की वजह से आए तो। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, रेडियस टेंस, मतलब पूरी, अब ये जो सर्कुलर आर्क है वो कैसी है, एक पूरा सर्कल जनरेट कर रही है। अब पूरा एक सर्कल जनरेट कर रही है, रेडियस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, राइट। करंट फ्लो कर रहा है इसमें 7 एम्पियर का, बस मैग्नीट्यूड पूछा है शायद, यस ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो बच्चों इसी के साथ समझने की कोशिश करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमेशा फिक्स रहेगा, करंट आई रहेगा, अपॉन रेडियस आर जो भी दे रखी होगी, एंगल बताओ कितना होगा इनिशियल से फाइनल के बीच का, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच तक का एंगल कितना होगा, 2 पाई, पूरा सर्कल घूम रहे हैं ना, तो पूरा सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई। अब 2 पाई ने 4 पाई को 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो अब आंसर कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये बच्चे रटते हैं सीधा सीधा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क विल बी द म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, पेपर में जाके भूल जाते हैं। एक जनरल याद रखो, उसमें ये देख लो कि पेपर में क्या पूछा गया है, सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, तो उसके वजह से एंगल को पुट कर दो, आप आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके बच्चों, तो कोई बात नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सारा डाटा दे रखा है कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, देखा जाए तो और एक चीज और थी, इसमें 100 टन्स दे रखे हैं। ये बच्चों से मिस्टेक हुई है, बहुत सारे जिनका क्वेश्चन गलत आया उनसे यही प्रॉब्लम हुई है। 10 सेंटीमीटर 7 एम्पियर में वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, राइट, क्वेश्चन में दे रखी है। आई की वैल्यू दे रखी है 7 एम्पियर, 2 इंटू 2, आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मे बी, यस ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 की पावर -2, और कितने टन से, 100 टन करने से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, इसलिए आंसर गलत आ रहा है लोगों का, राइट। अब देखो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं इसको, तो 10 की पावर -2, ये कितना कैंसिल आउट चला गया, 5 रह गया, यहाँ ये एक से एक खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, तो 4 पाई अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर बच गया है। अब बच्चों देखो पाई की वैल्यू को ऐसे पुट करना चाहो तो ऐसे पुट कर सकते हो, किसके टर्म में आंसर आ रहा है, पाई के टर्म में नहीं है शायद, मिली टेस्ला में, राइट। तो देखो आसान तरीका, 2 से 2 कैंसिल कर लो इसे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू याद हो बचपन से, तो 22/7 होती थी, इंटू 7 इंटू 10 की पावर -4, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 जा 44 हो गया, इंटू 10 की पावर -4 हो गया। बच्चे 10 की पावर -4 करना होगा आपको, और 10 की पावर -4 को इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 4.4 मिली टेस्ला हो जाएगा। अगर मुझे इसके पॉइंट्स में लेके आना होगा तो 4.4 मिली टेस्ला में आ जाएगा, और कोई पावर तो कट नहीं रही है, ठीक है ना, 100 था, 10 की पावर -2 से 5 बचा, एक 10 से, ठीक है, ओके, सो दैट विल बी द आंसर। ये 10 की पावर -3 इक्वल टू क्या होता है, 1 मिली। तो इस 10 की पावर -3 को इधर कर दो, तो 10 की पावर अब ऐसे सिंपल सिंपल सा दिख रहा है ना, 4.44 इंटू 10 की पावर-1, और 10 की पावर-3 को ऐसे लिख लिया करो जिसको आसानी, इसको समझने में दिक्कत होती हो, तो 10 की पावर-3 को क्या लिख सकते हैं, मिली। अब अब ये 10 की पावर-1 रह गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में लेके जाएंगे तो आंसर कितना आ गया, 4.4 मिली टेस्ला, ये वाला ऑप्शन। बच्चों मैंने इसमें टाइम इसी लगाया क्योंकि तुम्हें साथ के साथ ये कॉन्सेप्ट भी दिया है, वरना तो टाइम लगाने की कोई जरूरत थी नहीं। 2 मिनट का 1 मिनट का ये क्वेश्चन था, जैसे कि अब ऑन एन एवरेज हमारे पास 1 ही मिनट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। फिजिक्स के पूरे नीट के एग्जाम को 180 क्वेश्चंस को
1 मिनट में ही करना होगा मतलब 180 क्वेश्चन को 3 घंटे में करने का मतलब है कि 1 मिनट ही हमारे पास एवरेज टाइम है। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिंग एक्सीलरेशन। हमेशा बच्चों याद रखो कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से पास करेगा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ही मूव करेगा सर्कल के अंदर। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन ऑल्सो ए ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना था बच्चों को, लेकिन जिन्होंने समझ नहीं पाया होगा उनका गलत हो गया होगा। बच्चे क्या कर रहे होंगे एक्चुअली, ए बी ये इसका सीधा सीधा रटने की कोशिश कर रहे होंगे। एक चीज देखो ध्यान से, बी की वैल्यू कितनी है, 0 1 0 1 0। तो मतलब ऑप्शंस देखो, आउटपुट पूछा है ना बाई क्या होगा, तो एक चीज देख रहे हो, 0 का क्या हो रहा है 1, 1 का क्या हो रहा है 0, 0 क्या हो रहा है 1, 1 का क्या हो रहा है 0, मतलब इसका अपोजिट जा रहा है। तो जो बी है उसका बाई उसका अपोजिट है, बी बार है ना। बाई की वैल्यू 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, इसका मतलब आंसर बी बार, सीधा सीधा। यही देख के ट्रिक करके आंसर करना था। तो एक्सप्रेशन पे नहीं जाएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी ना, कोई बिलियन अलजेब्रा लगाना था। सीधा सीधा देखना था कि ऑप्शंस क्या है और आउटपुट क्या है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जिनका सही है उनको बहुत खुशी हो रही होगी, जिनका गलत हो गया है उनको दुख लग रहा होगा, बट इट्स ओके। ये तो पार्ट है पेपर का, गलतियां होती हैं लेकिन कोशिश करनी है कि मिनिमाइज करना है गलतियों को। Consider the following statement A and B, identify the correct options. For a solar cell the IV करेक्टर, हाँ याद रखना सोलर सेल के लिए जो IV, बच्चों से गलती हुई है कि वो जीना डायोड की तरह ऐसे और ऐसे करके वाला ग्राफ याद करके दिमाग में रहा होगा उनके, तो इस वजह से ये मिस्टेक्स हुई है। जीना इसके लिए सोलर सेल के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो बच्चे ये याद रखना हमेशा कि ये फोर्थ सोलर सेल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन सही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा, मतलब ए वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो आप देखना, बोथ ए बी करेक्ट, बोथ ए बी इनकरेक्ट, तो ये तो हट गया, इनकरेक्ट तो नहीं है, ए इज इनकरेक्ट, ये तो हट गया, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड बी। अब इन दोनों से हमें छांटना होगा। तो याद रखो, जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जेई मेंस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शन ए का अगर आपको पता है तो उनमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इन ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ये शायद गलत है, माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से आता है। ओके तो मेरा बच्चे ए इज करेक्ट होगा, ये मेजॉरिटी नहीं होता, माइनॉरिटी की वजह से आता है। ओके चलो बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एनपी अपॉन एनएस 1/2 द रेशियो वीएस अपॉन बीपी इज इक्वल टू दी सिंपल। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल दे दिया गया है। होता क्या है बच्चे कि जो ये एस का मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल और पी का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल होता है वो ड्यू टू सेकेंडरी की सेकेंडरी वजह से होगा और प्राइमरी तो प्राइमरी की वजह से होगा, ये रिलेशन होता है। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, अब इसमें रेशियो से देखा जाए तो एनएस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ पे पुट कर दो वी एस की जगह। एनपी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन 2:1 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा, और आप सिर्फ ये देखो कि क्वेश्चंस को करने में टाइम कितना लग रहा है और क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, उसके बाद आप एनालिसिस करो कि यार इतना बड़ा कठिन नहीं है, इतना आसान मतलब कठिन नहीं है, आसान ही चीजें हैं। अगर आप फॉर्मूला याद रहे तो आप काम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। A wheel of bull cart is rolling in a level road shown in the figure. If its the linear speed is v, direction shown, which one of the following options is correct? P and Q are any highest and lowest point wheel। देखो बच्चे, जब भी कोई, जब तुम साइकिल चलाते होगे तो साइकिल चलाते टाइम पे एक जो टायर होता है हमारे रोड से जो कनेक्ट करके चलता है, वो एक रेस्ट सिचुएशन में होता है। तो क्यू पॉइंट हमेशा हमें रेस्ट सिचुएशन में होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमें रेस्ट में दिखाई देती है, मतलब फील होता है उसके अंदर, चल एक्चुअली तो चल रही है बट इस मूवमेंट पे आके जैसे जैसे साइकिल चल रही होगी, घूम रहा होगा, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ये हमारा v के साथ चल रहा है तो ये हमारा डबल होती है, 2v के साथ चलता है ये वाला। तो याद रखना। तो अब क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, p पॉइंट है 0, गलत हो गया, q पॉइंट हैव 0, बोथ पॉइंट p मूव स्लोअर देन द q, ये तो गलत है। तो इसका मतलब पॉइंट P मूव्स फास्टर देन Q। Q तो अब ऑप्शन देखो, ये यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ V है और यहाँ पर 2V है, राइट। अब देखना ऑप्शन, बोथ द पॉइंट्स P एंड Q मूव विद इक्वल स्पीड, ये तो गलत हो गया, इक्वल से चल नहीं रहे, ये 2B और 0 है।
पॉइंट पी हैज जीरो स्पीड, तो ये भी गलत हो गया, जीरो नहीं उसके पास 2 है। पॉइंट पी मूव स्लोअर देन पॉइंट क्यू, तो पॉइंट पी स्लोअर नहीं है, तेज चल रहा है, तो ये गलत हो गया। पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन क्यू, तो क्यू पे जीरो, ये ज्यादा है, तो ये ऑप्शन सही है। राइट तो इसी तरीके के थियोटिकल क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस करते जाना है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट लाइट, हमेशा याद रखना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब भी कोई व्हाइट लाइट से उसे रिप्लेस कर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्लोरेसेंस सराउंडेड बाय द फ्यू कलर्स। तो इसमें ये एक किताब का डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ उस बात को। तो इसका थ्री सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज साउंडेड बाय द फ्यू कलर, आपको याद रखना है जब भी कोई व्हाइट लाइट से रिप्लेस करती है तो फ्यू कलर जनरेट होते हैं वहां पर, तो उसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना, इसमें एक ये भी था कि फ्यू कलर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल डार्क, ये याद रखना है। तो जब भी कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे तो वहां पर मेरा व्हाइट ब्राइट व्हाइट ही मिलेगा फ्यू कलर के साथ में, ये याद रख लेना कभी आगे के लिए भी जरूरत पड़े तो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल ही है, इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं, मतलब थियोरटिकल क्वेश्चन की तरीके से। आपने लेंज लॉ पढ़ा है, फैराडेज लॉ में दो लॉ पढ़े थे, एक फैराडे लॉ वन और डी फाई अपॉन डी टी, और दूसरा था लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता था कि जिसकी वजह से वो जनरेट होता उसी का अपोज करता है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इसमें ऑप्शन हमारा ठीक होगा वो वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा ए से बी, डी से सी, ये सी हो जाएगा। इससे एक्सप्लेनेशन जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। फिर से आते हैं इन अ वर्नियर कैलिपर्स। इन अ वर्नियर कैलिपर्स एन एन प्लस वन डिवीजन, वर्नियर स्केल कौन सा है डिवीजन? अच्छा, 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm दे रखा है, तो वर्नियर कांस्टेंट इन सीवी। तो बच्चे वर्नियर जो कांस्टेंट था, आपको याद हो वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? 1/n+1, मतलब 0 जितना भी उसका MSD दे रखा है, जितना MSD 0.1 अपॉन और कितने में वो mm में दे रखा है, तो n+1। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? देखो अभी मिलेगा, 0.1 को mm को उसमें कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 1 मिलीमीटर को पॉइंट से हटा दो, बस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन किस में चाहिए मुझे? सेंटीमीटर में चाहिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 और n+1 हो जाएगा। तो 1/100 n+1 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखो कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी और क्या यूज करना पड़ा। तो अब तक के क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुका हूं। केवल एक या दो तीन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें थोड़ा सा सोचने पड़ने की जरूरत है, अदरवाइज कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अब तक जिसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। देखते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। द आउटपुट बाई ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए। अब इस तरीके क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है बच्चे, ये जो दो लाइनें होती हैं इसका मतलब है कि आप ऐसे पढ़ा होगा, मान लो कि कोई भी एक गेट है, जैसे मान ले ए और बी जा रहा है, ये मेरा एंड गेट है मान लिया है ना, मान लिया कि एंड गेट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होता है? ए डॉट बी होता है। अगर यहाँ पे बार लगा होता तो नैंड बन जाता और इसका आउटपुट क्या होता? ए डॉट बी बार होता। लेकिन जब भी याद रखो ये एक ही ऐसे दे दिए हों, इसका मतलब होता है कि दोनों इनपुट सेम है, इसका मतलब होता है दोनों इनपुट सेम है। तो मान लो ए गया यहाँ पर, तो अब ए की ऐसे समझने का तरीका कि ए गया तो ए की जगह पे बी है, बी की जगह पे भी ए ही आया है वहां से, तो ए डॉट ए, लेकिन बार बबल्स लगा हुआ है, बबल्स लगा हुआ है तो ये बार है, तो ए डॉट बी का बार। तो यहाँ बी की जगह पे क्या पुट कर दें? ए ही, तो ए डॉट ए का बार क्या देता है? ए बार ही सेम दे देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बार जाएगा, सेम तरीके से बी बार यहाँ जाएगा। अब ये कौन सा गेट है ये पता होना चाहिए। हाँ सही है, ये वाला कौन सा गेट है? नॉर गेट है। अब दोनों का इनपुट क्या है? अलग अलग है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, क्योंकि बबल्स लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ए बार अलग अलग हटाएंगे तो ए बार डबल बी बार, ये बन जाएगा। बूलियन एडिशन से दोनों पे हटता है तो डबल डबल हो जाए, डॉट आता है बीच में। अब ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डबल बार की वैल्यू सेम और बी डबल बार की वैल्यू सेम, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किस कौन देता है? एंड, एंड गेट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से दो क्वेश्चन आगे, ट्रुथ टेबल से।
ट्रुथ टेबल वाला पहला भी था जिसमें केवल बी बार लगाना था, और एक ये वाला, दो क्वेश्चन हैं डिजिटल से। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये पोटेंशियल का क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की तरह से माना जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चे फिर से बात करते हैं कि रीजन और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, था पोटेंशियल मिडिल डिस्टेंस दिस ये। अब याद क्या रखना है इस क्वेश्चन में आपको कि एक्सियल की वजह से the potential V at any axial point at 2 meter distance are from the center of the dipole moment P vector this region। तो उसने ये बोल दिया कि जो पोटेंशियल है डायपोल मोमेंट का एक्सेल की वजह से इतना निकलेगा अगर वो डिस्टेंस कितनी हो, 2 मीटर की हो, और उसने पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर हम एक काम करते हैं, अपने फॉर्मूला को पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करने के बाद अगर वैल्यू इतनी ही आ जाएगी तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो चलो करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सेल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट के पी अपॉन आर, राइट, के पी अपॉन आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोमेंटम, सॉरी डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू द डायपोल। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻⁹। पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁶। तो 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर का मतलब 4, राइट, 4 ने 4 को मार दिया। तो 9 × 10⁻⁶ में से 9 कहेंगे तो 3 बचे, तो 9 × 10⁻3। तो इसका मतलब हुआ द मोमेंटम कितना, हाँ यही है ना, डायपोल मोमेंट द पोटेंशियल इज 9 × 10⁻3 आ गया। यही हमारा मैच है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असर्शन हमारा सही है। अब रीजन क्या है, अब बच्चे अभी तुमने सॉल्व किया कि यहाँ पे देखो क्या पुट किया कि P, सॉरी, P अपॉन आर स्क्वायर। अब उस क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, मोमेंटम 2P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो गलत हो गया, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू पहला ही ऑप्शन है, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत आसान था, कोई खास नहीं था क्वेश्चन ये, बट कर सकते थे। अब बात करते हैं आगे, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। A magnetic needle performs 20 complete oscillation 5 seconds as soon the moment of inertia this if the magnitude of magnetic movement needle is x into 10⁻⁵ then the value of x is। तो बच्चे अब मैं बताऊं आपको, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ा है 11th क्लास में। तो टाइम पीरियड क्या होता था, t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g, ये होता था। अब बच्चे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नीडल परफॉर्म्स कंप्लीट ऑसिलेशंस। मतलब मैं ये क्यों बात बोली ऑसिलेशंस वाली, क्योंकि जब देखो हमारे पास क्या होता था, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं ऐसे, बट इट्स ओके, ठीक है ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम है, तो मान लो कि ये इसकी रस्सी है और ये इसका बॉब है, तो बॉब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो क्या होता था, ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ऑसिलेशन जहां भी होंगे वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, मेरा कहने का मतलब ये है। जहां भी आपको कोई भी ऑसिलेशंस वर्ड दिख जाएगा वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। अब टाइम पीरियड किस फॉर्म में लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा तो दे ही रखा, टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके टर्म में टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला मिले तुम्हें। अब ये 12th क्लास में मैग्नेट वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे निडल्स वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर ऑसिलेशंस होते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा वो होती है ना मैग्नेट, वो जो कंपास वाली वॉच होती है जो आर्मी वाले लोग यूज करते हैं, तो कहीं डायरेक्शन को ट्रैक करने के लिए वो देखते हैं कि वो कहीं डिफ्लेक्ट कर रही होती है, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन था ये। तो सिर्फ कुछ नहीं था, फॉर्मूला पता, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई हमेशा रहता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम पीरियड वाले, कभी भी गलत नहीं होगा। 2 पाई तो आपको याद ही रखना है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर आप कोशिश कर लेना। टी इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट I upon mb, where I is the moment of inertia and m is the mass. नॉट मास नहीं है यहाँ पर m, ये m मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड, और t तो टाइम है ही है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके बच्चे, तो अब ये हमारे पास चीजें दे रखी हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन, करंट मास समझ लेना इसे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m इंटू बी। m की वैल्यू निकालनी है तो m को इधर ले जाएं, तो m मैं डायरेक्ट कर दूं, तो m इक्वल टू, यहाँ पे टी ले आओ नीचे, तो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन, ये टी स्क्वायर है, नॉट, गलती मत करना, टी स्क्वायर अपॉन बी। जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आप देखोगे आंसर आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ डाटा पुट करना है, कुछ नहीं करना, पाई के स्क्वायर में ही आंसर चाहिए उसे। तो 4 पाई स्क्वायर, आई की वैल्यू दे रखी है 9.8 इंटू 10⁻⁻⁶ क्वेश्चन में, टी स्क्वायर की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर करना होगा इंटू 0.049, बी की वैल्यू दे रखी है। इन सब को सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, देखो 9849 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला 3200 1280 पाई स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान ही है, बस डरना नहीं है। और क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान होती है, बस कॉन्सेप्चुअली पता हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आसान आ गया था। नॉन मैग्नेटिक के लिए हमेशा काई की वैल्यू 0 होती है, बिना देखे ही समझ जाओ ना, नॉन मैग्नेटिक ही नहीं है तो कोई उसमें काई की वैल्यू होगी नहीं, तो नॉन मैग्नेटिक ऑलवेज काई इज इक्वल टू 0। पैरामैग्नेटिक के लिए एक मैंने ऐसे याद बना रखा है, एपीएफ, तो एपीएफ मतलब एंटी फेरोमैग्नेट, ए पैरामैग्नेट, एपीएफ फेरोमैग्नेट, तो मतलब 0 और उससे थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर पैरामैग्नेटिक देता है, ठीक है। और एपीएफ, अब फेरोमैग्नेट के लिए काई बहुत बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अब सीधे सीधे यही देख लो, एक तो ऑप्शन मिल ही रहा है नॉन मैग्नेटिक के लिए काई 0 है, तो डी का 1, डी के 1 एक ये ऑप्शन है और डी के 1 में एक ये ऑप्शन है, तो ये दो तो हट गए। अब मेरे पास पैरामैग्नेटिक का ये स्मॉल होता है, तो सी का 4, सी का 4, सी का 2, ये तो यहीं से हट गया, तो सी ऑप्शन हो गया। आप चेक कर लो, ए का 2, तो ए का 2 का मतलब यस, काई की वैल्यू नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक के लिए, और बी का 3rd, तो बी का फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक चीज याद रखना हमेशा कि नॉन मैग्नेटिक ऑलवेज 0, और ये इस तरीके से याद कर लो, फेरोमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट के लिए काई, ये काई वर्सेस टी ग्राफ होता है, तो काई की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है फेरोमैग्नेट के लिए, तो काई इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1। समझ गए, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं, इस तरीके के बहुत ही आइडियल क्वेश्चन हैं। हॉरिजॉन्टल ही तो बहुत बच्चों जैसा सवाल पूछ लिया था, एफ टोटल इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए, राइट। A horizontal 10 Newton applied force is block 1 as shown in the figure. The mass block will be 2 kg. तो सीधा सीधा बच्चे यहाँ से 10 न्यूटन, एम ए की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू ए, तो 3 2 5, ए की वैल्यू बेटा मेरे यहाँ से आ गई 2, तो 3 2 5 5 2 अपॉन 10, तो एक एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब पूछा गया है ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो द फोर्स एक्सर्टेड ए बाई बी, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी ए बाई बी ब्लॉक पूछा जाएगा, तो जिस पर पूछा जाएगा उसका मास लेना है, एम बी ए, तो एम बी का मास कितना है 3 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो दैट विल बी द 6 न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। बहुत बच्चों वाले सवाल थे। And atom electricity neutral as they contain equal number of positive and negative number atoms, each element is stable and emit their characteristic spectrum. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options below. Atoms and electrically neutrals as they contain equal number of positive and negative numbers. Okay, तो ध्यान रखना है बच्चे कि ये वाला जो ऑप्शंस है
आ, ये वाला एटम्स, statement atoms are electrically neutral as they contain equal number and positive negative charge। वही वाली बात हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो दोनों एक दूसरे को नेगोशिएट कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो न्यूट्रल होंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज वन इज करेक्ट। तो ये वाला हट गया ऑप्शन, अब ये वाला ऑप्शन हट गया। अब ये बचा, अब दूसरा देखते हैं। इन द atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum। ईच एलिमेंट आर स्टेबल, सभी एलिमेंट्स स्टेबल्स नहीं है, कुछ स्टेबल अनस्टेबल हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10। एक बच्चों आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू एप्सिलॉन आई, ये वाला जो लूप लगाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन माइनस आई अपॉन आर, वो केवीएल केसीएल से क्वेश्चंस निकालते थे, तो ये एक ही सर्किट की सीधी सीधी यही क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज दिस and internal resistance 1 when connected through the external resistance 4m ऐसा। तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज पूछा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा एक्चुअली। तो टर्मिनल वोल्टेज, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है। तो पहले हमें क्या निकाल लूं, आई निकाल लूं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होगा। तो वी अपॉन आर कैसे होगा, वी की वैल्यू कितनी है 10 है। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 4 है और 1 ओम का, पूरे सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस है तो 4+1 हो जाएगा। तो 4+1 मतलब 10/5, 10/5 का मतलब 2, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब इसमें पुट कर दो, ये एक्सटर्नल वोल्टेज कितना दे रखा है 10, माइनस आई इंटू कितना है 2 इंटू इंटर, ये आर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम, क्वेश्चन में दे ही रखा है इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। तो 1 10 - 2 इंटू 1 मतलब 2 2 बन जाएगा 1, और 10 - 2 दैट इज 8, तो 8 ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस 100 डिवाइडेड इनटू, मतलब एक कोई वायर है जिसका लेंथ एल है, फर्स्ट जो पार्ट है कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब 5 जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं, 3 4 5, और उसके बाद 5 हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, 3 4 5। उसके बाद ये पूरा कनेक्टेड पैरेलल, द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, बाद वाले सारे के फिर से सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो बच्चे सीधा पता कितना है, इंटू 10 इक्वल 100 ओम के हैं, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, तो सब 10 10 10 10 ही हो जाएंगे, और ये 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सारे 10 10 हो गए। क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो 15 मिनट में लगेगा, आप उसको बोल रहे। ओके, सो ये कितना हो गया मेरा, सीरीज में अगर जोड़ूंगा तो 50 हो गया, पैरेलल में 10 10 को जोड़ूंगा मैं, तो ये देखो सीधी सी बात होती है, जितने पार्ट्स में पैरेलल में डिवाइड होता है उतने के डिवाइड कर दो। तो 10 5 में डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइड बाई 5 तो 2, तो पैरेलल में मेरा ये कितना मिला 2, तो ये हो गया 50 और 2 सीरीज में फिर से जुड़े हुए हैं 50 और 2, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 52 ओम। तो 52 का आंसर डी हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था रेसिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम एलोंगेशन स्टील वायर दिस दिस मॉडुलस, इसका जनरल फॉर्मूला था बच्चे, सीधा फॉर्मूला, ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि कई बार मतलब बातें बताने वाली हैं कि ये जो क्वेश्चन से इलास्टिसिटी से आते हैं वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है और उसमें वैल्यू पुट कर पाते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं वैल्यू पुट याद, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप मे बी नॉट ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इलास्टिसिटी के टर्म के 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इलास्टिक लिमिट दे रखी है शायद इस क्वेश्चन में, मे बी इलास्टिक लिमिट, यस मैंने पकड़ा ना पॉइंट, ऐसे ही आपको पॉइंट पकड़ने होंगे। इलास्टिक लिमिट जब भी दे रखी होगी, इलास्टिक लिमिट बच्चों एक काम करते हैं, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है F/A की वैल्यू दे रखी होती है 8 × 10⁸ न्यूटन × मीटर,
दिस वन। ये इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दे रखी है, और यंग मॉडुलस बाई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे पूछा था लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर कितना दे रखा है, इसमें कुछ दे रखा होगा। द लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, ये 1 मीटर दे रखा है। अब मुझे पूछा है डेल्टा एल, तो अब मुझे पास जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है बाई इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। यही मैंने अब आपको बात करा था, यहाँ से डेल्टा एल पूछा गया है, तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू बाई, इसकी सबकी वैल्यू को पुट करके मेरे पास 4 mm का आंसर आ जाएगा, ये वाला सी। बस क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर याद होगा तो सारी बात बन जाएगी, और ये बहुत आसान फॉर्मूला है, बच्चों को पता होता है। अब बात करते हैं आगे। A thin flat circular disc of radius 4.7 cm placed over the surface of a water, surface tension of water, this then the axis required to the, अब याद क्या रखना था, डिस्क ऑफ द रेडियस। अब इसने पूछा था कि कितना फोर्स चाहिए, तो इस फोर्स की एरिया कितनी होगी, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr इनटू जो फोर्स दे रखा है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2π × r, r की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर में दे रखी है, इंटू 10⁻²- करना होगा, और इंटू जी की न्यूटन इंटू मीटर में, इंटू 0.07 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये जब कर देंगे हम काम, तो हमारे पास 19.8 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। कैलकुलेशन तो बच्चे आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको यही सिखा सकता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन था, हर एक तरीके से पूरा पेपर से बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में आया है, कहीं किसी से उलट सलट क्वेश्चन नहीं आए। जो पैर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, उन्हीं प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए। बिल्कुल सही था, पेपर का जो पैटर्न था वो भी ठीक था, कोई खराब नहीं था बच्चे। तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक, ठीक, आप बैठ लो, गर्मी लग रही है। हाँ बैठ जाओ जरा। ठीक है, तो ओके, तो स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन था। स्पेक्ट्रम में क्या था, सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1/λ इक्वल्स टू 1, कोई कांस्टेंट 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा उस तरीके का। तो इसमें क्या था कि आपको वो पूछा, ये डायरेक्ट इसमें एनर्जी नहीं पूछी गई थी जो एनर्जी पूछते थे, इन्होंने इस बार थोड़ा सा अलग पूछ लिया कि उससे रिलेटेड, पहले तो एनर्जी n2 n1 की वैल्यू पूछते थे, अब इन्होंने बोल दिया कि अगर क्वेश्चन की अगर हम देखे जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कौन से लेवल में होगा, ये मैचिंग में दे दिया उन्होंने। तो हम सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैम्डा है प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, लार्जर द डिफरेंस देन द लैम्डा विल बी द स्मॉल। तो सीधा कह सकते हैं कि अगर ये spectral line hydrogen for the transition from wavelength, spectral line of hydrogen from transition from wavelength this, okay, 1/λ proportional to 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n2 इज लार्जर स्मॉलर इज लैम्डा, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये याद रखना, मैं कहने का मतलब ये, मुझे ये सिखाना है आपको कि जिसका n2 इज लार्जर स्मॉलर इज लैम्डा, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ए का 1, इसके करस्पॉन्डिंग यही एनर्जी निकलेगी। और उन्होंने भी अच्छा, दोबारा फोन है, कर दो, बंद कर दो। सो ओके बच्चों, तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे पार्ट 2 बना के। इतने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, होपफुली ये कुछ आपको मदद करेंगे। और जहां भी कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर ऑप्शंस या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31।
So in the following circuit, the equivalent capacitance between terminal A and terminal B is। तो दोस्तों जैसे कि रेसिस्टेंस वाले चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेसिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम उसी बेसिक पे कैपेसिटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसने एक तरीके से सर्किट दिया है। अब इसमें बच्चों ने, बहुत सारों ने गलती पता क्या की कि वो सीधा स्टार्ट हो गए करना, बट उन्होंने फिर से नहीं देखा कि ये तो एक कंडीशन हुई व्हीट स्टोन टाइप की, जैसे कि R1 R2। जब भी देखो इसकी ट्रिक बताते हैं, जब भी पांच या पांच से ज्यादा रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटर लगे हो किसी भी सर्किट में, तो हमेशा वहां पे ब्रिटिस्टन ब्रिज की कंडीशन लगाने की कोशिश किया करो। पहले उसी से सॉल्व होगा, अदरवाइज उसके बाद कोई और दूसरे ऑप्शंस पर जाया करो। तो ये सिंपल तरीका हुआ। तो यहाँ पे पांच से पांच है, पांच मतलब, तो हमें उस तरीके से कंडीशंस को देखना होगा। तो अब क्या करें कि इसके लिए हमें ये अपनी कंडीशंस बना के देख लेते हैं। तो एक कैपेसिटेंस ऐसे, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा यहाँ, ये व्हीटस्टोन टाइप में, ये और ये सब पे सेम सेम है, दो 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 माइक्रोफैराड लगा हुआ है कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से अब कंडीशन क्या होती थी कि ये इसका, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर हो, तो बीच वाला हट जाता है। तो वो उसका एक कोई मतलब रहता नहीं है। तो ये लोग हम लोगों ने पढ़ा था, तो अब ये हट जाएगा, तो फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन ऐसे करके, और इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सिंपल तरीके से ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में, सीरीज में। तो इसके इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बन जाएगा, फिर इन दो नीचे वालों का एक इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ए और बी इन दोनों के बीच का फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सर रेसिस्टेंस है सीरीज में है, तो अब सीरीज में कैसे जोड़ता है, पैरेलल की तरह जोड़ता है। तो जी जितना होता है उसका आधा हो जाएगा, जैसे ये दो दो था, तो ये कितना बन जाएगा, वन और वन बन जाएगा। अब पैरेलल में सीधा जुड़ जाएगा, तो फिर से हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफेरेड का आंसर सी विल बी दी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, जी डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमेशा मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन के चैप्टर से सिर्फ हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखा करो, G = G m/r²। Gm/r²। ये छोटा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी होता है। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था बच्चों, अगर भूल जाओ तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, और एक होता है हमारा F = G mm/r²। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ही होते हैं। एफ जी के नाम से इनको जानते हैं। अब दोनों फोर्स हैं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। अगर दोनों को बराबर करेंगे तो स्मॉल, देखो एक एम ने एम को मार दिया, तो यही रिलेशन हमारा बराबर आ जाएगा। तो Gm/r²। अब इसके अकॉर्डिंग फिर से देखो कि अब क्या किया गया है। मास कितना कर दिया उसने, 1/10 पार्ट कर दिया गया है। अब अब मैंने हमेशा बताया था, डायमीटर का रेडियस दे रखी है, तो डायमीटर से हम सीधा सीधा क्या रिलेशन होता है, D = R/2। D = R/2। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया। ये जैसे सपोज करो ये रेडियस है, तो ये आर, तो ये डायमीटर कितना होगा, D = 2R के बराबर होता है। तो R = कितना हो जाता है, D/2। तो मतलब ये देखा गया कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना हो जाता है, डायमीटर रेडियस का डबल हो जाता है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कर लो। और दूसरा तरीका ये भी है कि उसने डायमीटर की बात करी है, इसलिए, अदरवाइज तो कोई मतलब था नहीं उसका। ओके, चलो तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपना वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, बट इट ओके, कोई बात नहीं। तो इन दोनों का रेशियो हम लोग कर देंगे, G' = G m' अपॉन R' का स्क्वायर। R' का स्क्वायर, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आंसर आएगा G/, जो ऑप्शन दे रखा है बी, दैट मीन्स 2/5G। ओके, 2/5G आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ विच इज शो द वेरिएशन 1/λ एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैंने बच्चों को बताया था ग्राफ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, P = क्या होता है, H/λ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में मोमेंटम D = H/λ होता है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है बच्चों,
पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। पी की वैल्यू क्या होती है, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लेमडा स्क्वायर, ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, लेमडा में क्या रिलेशन है, 1/λ² का रिलेशन है। अब देखो इधर क्या है मेरा, 1/λ², 1/λ, 1/λ, और एनर्जी के बीच, तो इनको चाहे इधर लिखो चाहे, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है बच्चे, तो कैसा आता है, लीनियर आता है। अब चाहे उसको x बराबर बाई लिखो तो भी एक ही बात आएगी, तो वो लीनियर ग्राफ आएगा, इतना हमें मालूम पड़ गया। क्योंकि 1/λ² में बच्चों से पता है गलती क्या हो गई, कि वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा देखने लग गए, तो वो 1/ पैराबोला टाइप में आंसर उनको दिमाग में आ गया होगा, तो उन्होंने ये लगा दिया होगा इस तरीके का, या फिर उल्टा लगा दिया होगा कि ये इसके रिवर्स है, तो ये वाला लगा लो। बट क्वेश्चन में एक्चुअली दे रखा है 1/λ का स्क्वायर ही दे रखा है, और एनर्जी के बराबर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर, सॉलिड एंगल की बच्चे क्या होता है, सॉलिड एंगल, एंगल इक्वल टू बच्चे आपको पता हो आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट। अब आर क्या होती है, एक लेंथ होती है, रेडियस क्या होती है, एक लेंथ होती है, लेंथ लेंथ को मार दिया, आंसर आया 1, तो मतलब नंबर तो यूनिट डायमेंशन लेस है, तो सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस हो गया, सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस हो गया। अब इसने पूछा कि सॉलिड एंगल की जो डायमेंशन होती है वही इनमें से किसकी है, तो स्ट्रेन, आर्क, एंगुलर स्पीड, स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस की होती है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। स्ट्रेन एंड एंगल और स्ट्रेन एंड आर्क, अभी मैंने बताया था आर्क की रेडियस और डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा सिर्फ और सिर्फ यही, तो हम ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं और इसको प्रूव भी कर सकते हैं। स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ लेंथ को मार दिया तो नंबर आया। एंगल फिर से मैंने वही बताया, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी 1 आ गया, तो ये भी दोनों डायमेंशन लेस हुए, तो इसकी वजह से ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A thin spherical cell is charged some source the potential difference between the 2 points C and P। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। आपको पता है स्फेरिकल सेल के जो पोटेंशियल होता है वो हर एक पॉइंट पे सेम होता है, तो मतलब इस पॉइंट पे भी सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा। बट अब दोनों की कोई और बी पी माइनस वी सी करा जाए और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो डिफरेंस होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स बी विल बी दी करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन की वो कितनी है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट अगर पता हो कि इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो आंसर एक सेकंड का आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दी फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व, मतलब टी वर्सेस वी। आपको पता है दो वीडियो मैंने बनाई थी, दो डेमो वीडियो लेक्चर्स पढ़ी हैं, मैंने आपको ग्राफ से क्वेश्चंस बताया था और आपको डिपेंडेंसी के क्वेश्चन बताया था। इन दोनों टॉपिक से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे गए, केवल दो लेक्चर से। तो आप अगर चाहें तो उन इस तरीके से पढ़ाई की जाए तो नीट के एग्जाम के लिए फिजिक्स बहुत बड़ा या बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस शर्त क्या है कि जो बताया जाए उसके बेसिस पर काम किया जाए तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं, जैसा मुझे पता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशन में की बात करें तो टी और वी में रिलेशन है, तो उसके बाद द करेक्ट रिलेशन विद दी प्रेशर के बारे में पूछा गया है। अब देखना पी वी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आर टी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी और वी में रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, लीनियर का रिलेशन है। लेकिन अगर टी और वी का रिलेशन लीनियर का है तो प्रेशर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब हम किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, अब जब वॉल्यूम को पकड़ लो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इनवर्सली है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा कम प्रेशर किसके पास है और सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास है, तो इजीली हम बता सकते हैं कि इसका टी और वी में दोनों का जो रेशियो रहेगा वो पी के बराबर आता रहेगा। तो किसी भी एक लाइन को ड्रॉप कर लो तो इसके अकॉर्डिंग P1 P2 P3, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे ये वाला P3 है यहाँ पर, अब वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है और यहाँ वॉल्यूम कम है, तो सबके इसके से कम वॉल्यूम प्रेशर सबसे ज्यादा, तो उल्टा रिलेशन है, तो P1 बड़ा हो जाएगा, P2 बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा P3, तो P1 P2 P3, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस, जो प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड इक्वल टू दिस। अब बच्चों को कुछ ये ना पता हो कि ये क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, जो आपने पढ़ा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी आती है वो इसी रिलेशन से निकलती है। अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू को 4 × 10⁻⁻7 पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अगर याद हो 8.85 × 10⁻12 पुट कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ले लें और अपन 1/, का कैलकुलेशन कर दें, तो 3 × 10⁸ ही आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है, ये तो हम लोगों को पता है। तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ इक्वल टू, ये सही है। They originate from the charge moving with a uniform speed. They have transferred the energy density in electric field is equal to the energy density in the magnetic field. तो इसका सीधा सीधा हमारे पास ये हमें दिख रहा है कि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, तो इसका विच इज नॉट करेक्ट पूछा, मे बी नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दे हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद द मूविंग चार्ज से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, राइट। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ट्रांसफर नेचर होती है उनकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है। जैसे आप, अगर आपको याद हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इसकी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी होती है, और यू एम की वैल्यू होती है 1/2 म्यू नॉट B0 स्क्वायर। अगर हम ई और बी में एक रिलेशन होता है E = BC, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर आ जाएंगी। तो ये भी ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन सही है, ये वाला हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस लेंथ 5, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ व्यूइंग अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेंट पावर, मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन का बच्चे एक फॉर्मूला होता था F0/, ये फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, तो एफ ई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आई के बारे में दे रखा है, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, F0 फोकल लेंथ हो गया। दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, इतना सा आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 140 दे रखा है F0 अपॉन, उसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दोनों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 2 ज़ा 4 बचे, 5 8 ज़ा 28 विल बी दी ऑप्शन। ऑप्शन को, क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखो, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज्ड बाय द कनेक्टिंग इट्स टू बैटरी थ्रू रेसिस्टर, if I is the current in the circuit then in the gap between the plate is। तो उन्होंने पूछा है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जाए किसी बैटरी से कनेक्टेड करके, किसी एक बैटरी से कनेक्ट करके उसको चार्ज दिया किया जाए, तो ये करंट फ्लो करेगा। तो इन सर्किट गैप, इसके जो बीच में जो गैप है ना, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन से पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन डायरेक्शन अपोजिट टू ऑफ आई, बिल्कुल सही बात है, जैसा जितना भी इस बैटरी से करंट फ्लेगा उसके अपोजिट ही इसमें चलता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लो बट कैन बी एनी डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है, जे जिसको हम लोग बोलते हैं या आई डी से डिनोट करते हैं, वो एक्चुअली वैल्यू क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, ε0 dE/dt। इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह ऐड हो जाता है, तो वो वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। देयर इज नो करंट, ये तो बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो, अभी हमने क्या बात करी थी यहाँ पर, ये डिफरेंशिएट करें तो कम हो जाएगा, और इसने क्या बोला है ग्रेटर, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड इक्वल बराबर, तो हाँ ये हमने बात गलत बोल दी कि ये बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना जाएगा उतना रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ इसे मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई, डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, सेम हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Metallic bar of Young modulus 0.5 and coefficient of linear thermal expansion, this length 1 meter, area cross section heated to this without expansion bending, the compressive force developed in it। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी दे दिया था इन लोगों ने, अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। तो मतलब इन्होंने क्या करा कि दो हीटर लगा दिए, एक तो लगा दिया
these two first connected in a series and then parallel fixed power source, the ratio power output for these two cases। मतलब क्या हुआ कि दो उनको एक बार तो सीरीज में लगा दिया और एक बार पैरेलल में लगा दिया, और दोनों का फिर उसके बाद रेशियो पूछा गया है। तो बच्चे जो ये क्या कहते हैं, ये रेसिस्टेंस जैसा क्वेश्चन है, तो जो पावर जो होती है वो भी रेसिस्टेंस की तरह ही यूज होती है, क्योंकि पी का और पी इक्वल्स टू जो हीट लॉस वाला फॉर्मूला है पावर का और रेसिस्टेंस का, दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये दोनों 1 किलोवाट का और 2 किलोवाट का पहले किस में है, ये सीरीज में है। तो ये सीरीज में है तो इनका पहले इनको कैसे जोड़ दो, सीरीज में। सीरीज में जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 हो जाता है, तो सीरीज में इनका रेसिस्टेंस 1 + 2 हो जाएगा, टू, तो दैट विल बी द 3 किलो वाट, सीरीज में आ गया। और जब हम गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया। ये पैरेलल की बात करिए ना। मैंने गलत बोल दिया ये। पैरेलल में ये जो पावर है हमारी, अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पैरेलल में 2 + 1 रेसिस्टेंस की तरह, पैरेलल में कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है रेसिस्टेंस में। जैसे सपोज करो कि पैरेलल सीरीज रेसिस्ट पैरेलल में रेसिस्टेंस में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट पूछा गया दो के बीच में, तो R1 × R2/R1 + R2 रहता है। और सीरीज में अगर जुड़े हो तो ये R1 + R2 की तरह चलता है। तो सेम ये पैरेलल में इसकी तरह, पैरेलल में ये जो पावर होती है वो रेसिस्टेंस की सीरीज की तरह जुड़ती है। तो 2 + 1 दैट इज 3 किलोवाट, ये बोलना चाह रहा था मैं। और जो सीरीज में जुड़ती है वो पैरेलल की तरह जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 + 1, मतलब 1/1 कर लो। तो 1/2 + 1, ये 3/2 किलोवाट, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। रेशियो करेंगे तो 2/3, उल्टा करेंगे ना, इक्विवेलेंट पूछा है। तो 2/3 / 3 दैट विल बी द 2/9 विल बी द ऑप्शन हो जाएगा। जो भी नंबर ऑप्शन हो ठीक कर लेना। An iron wire of magnet has magnetic moment m. It's bent in the middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. The magnetic moment this new is। बच्चे मेरे, होता क्या है कि एक कोई हमारे पास रॉड थी, राइट, उसको हमने बेंड कर दिया, तो उसको बेंड करने के बाद हमने उसको ऐसे बना दिया है, इक्वल उसकी लेंथ, पहले लेंथ L थी, उसकी लेंथ को L/2 और L/2 कर दिया है। अब आपको पता है कि जब एक एंड पर जब हम बात करते हैं तो दो पोल होते हैं, एक -M और एक +M। अब जब इसको बेंड कर दिया तो इस वाले पोल पर हमारे पास क्या मिलेगा, -M, और एक पे हमारा क्या मिलेगा, +M। तो अब मेरे बच्चों लेंथ दोनों की सेम है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किसके बराबर होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो M × L के बराबर होता है। तो अब देखो, अब जो तोड़ने के बाद ये जब ऐसे बन जाएगी तो पोल तो वहीं के वहीं रहेंगे, नए न्यू पोल कर लेगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये L/2 है, ये 60 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस भी L/2 ही आएगी। अब ये रॉड होती, ये वाली रॉड होती जिसके लेंथ L, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट M और पोल स्ट्रेंथ M होगी, तो M की वैल्यू कितनी आती, M × L आती। अब M डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो M रहेगी, लेकिन लेंथ कितनी हो गई है उस रॉड की, L/2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रॉड होगी, लेंथ होगी, वो कितनी होगी, L/2। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही था कि M डैश की जो वैल्यू आएगी वो M, और लेंथ कितनी, L/2, तो ML/2। तो मतलब ये पहले M था इतना हमारा, तो M/2 विल बी दी ऑप्शन हो जाएगा। तो मीन्स दैट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी वीटी प्लॉट मोशन ऑफ ए बॉडी सोन फिगर। तो बच्चे अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि देखो एक बात बताओ, ये कोई ग्राफ है, ये लाइन है, राइट, और ये मेरा v है और ये मेरा t है। तो एक बात बताओ कि ये लाइन है, लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो
अगर V और T में रिलेशन पूछा जाए तो बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, B प्रोपोर्शनल टू T है, राइट। अब मान लो कि मुझे इस V का डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे इन इस V का डिफरेंशिएशन करना है, तो dV अपॉन dt ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। अब मुझे बच्चा बताओ dV अपॉन dt की वैल्यू आ कितनी गई, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन एक टाइम हो रहा है, तो 1 हो जाएगी वैल्यू अप्रोक्स मतलब प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर में, तो मतलब क्या हुआ, 1 कांस्टेंट आ गया। तो एक बात पता चली कि जो लीनियर रिलेशन होता है उसका अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब कांस्टेंट ऐसा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से, तो वो जीरो पर ही आ जाएगा। अगर कुछ वैल्यू से स्टार्ट होता तो वहां पे आ जाता। तो इस तरीके से हमारा इस यहां से थोड़ा आगे बढ़े, यहां से थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये लाइन ऐसे थी, तो इसका डिफरेंशियल v और t है ना, एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की तो वैल्यू dv अपॉन dt होती है। अब इसका ग्राफ का डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने का तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कुछ वैल्यू पे खड़ा हो गया और यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब ये कांस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू नंबर 1 होता तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता, 0, तो 0 होता तो फिर वो 0 पे आ गया। अब फिर से वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो अब नेगेटिव आ रहा है तो फिर से, अब नेगेटिव वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप हुआ और ये नेगेटिव स्लोप हुआ, तो नेगेटिव की वजह से वो नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ये उनके और ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फोर्स F equals to alpha t square plus beta t x on a particle, the factor which is dimensionless if alpha beta are the constant। इन चारों में से कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस होगा, ये पूछा गया है। तो बच्चे मेरे, हमें ने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता था एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर बीटा टी लिख सकते हैं। यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली जाए तो अल्फा इक्वल टू हो गया एफ अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो गई एफ अपॉन टी, इन इसके टर्म में लिया जाए, राइट। अब हम इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम डी ऑप्शन को क्लिक करें तो अल्फा इंटू टी अपॉन बीटा, इन दोनों की को वैल्यू को पुट कर दो, अल्फा बीटा को। अल्फा की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन टी। एक स्क्वायर ने टी को मारा तो ये क्या मिला, एफ अपॉन टी अपॉन एफ अपॉन होल टी। इन दोनों ने सबको कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आया, 1 आया। तो बच्चे मेरे, पूछा क्या था, एक्ट ऑन पार्टिकुलर द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, इन चारों में से कौन सा डायमेंशनलेस है। तो डी ऑप्शन मैंने चेक किया तो ये 1 आ गया। अब आपका काम है घर पे बैठ के इन तीनों को ऑप्शन को ट्राई करना, किसी में 1 नहीं मिलेगा, कोई ना कोई वेरिएबल रह जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सर्किट विच इज कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम थी इस क्वेश्चन में। क्यों दम थी, क्योंकि उसने ना डायोड लगा दिया था। अगर डायोड नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं था क्वेश्चन का, क्योंकि सब में रेजिस्टेंस 10/15 और 10/5, सब में यही वैल्यू दे रखी है। तो 10/15 की वैल्यू 5 से काट दो 2/3 और 2/1, 5 बन जा 1 2, तो दोनों सबका रेशियो बराबर आ रहा है। बट उसने ना ब्रिज बैलेंस की कंडीशन पूछी तो केवल डायोड लगा दिया, बाकी कुछ नया नहीं था। अब डायोड के केस की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्या करना होगा इसमें। अब हमें डायोड रिमूव करना होगा, तो बच्चे डायोड कैन बी रिमूव ओनली इन दी फॉरवर्ड बायस। अब तुमने दो बायस पढ़ी होंगी, एक रिवर्स बायस होती है, एक फॉरवर्ड बायस होती है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है और रिवर्स बायस में क्या होता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी बैटरी है और ये मेरा डायोड है, ये कहानी होती है डायोड की, राइट। अब क्या करना है कि ये जो एंड होता है उसको पी जंक्शन बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। अगर नेगेटिवली जोड़ा है तो एन है और पॉजिटिव से जोड़ा है तो वो पी है। ये डायोड है। अगर डायोड को ऐसे जोड़ दिया जाए तो वो फॉरवर्ड बाइज में होता है, वो हो जाता है, राइट। और फॉरवर्ड बाइज में डायोड लगा हो तो उसे
रिप्लेस कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, एक सीरीज की तरह, एक रेसिस्टेंस की तरह उसे रिमूव कर सकते हैं। ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी हुई। अब ये कहानी को ध्यान में रखते हुए हमें दिमाग में लगाना होगा। तो देखो, अब पहले देखो फॉरवर्ड वाइज किस किस में है। बैटरी, पॉजिटिव, 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 ये वाली साइड ये नेगेटिव, यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड वाइज है। इसमें देखो, इसमें देखो, और यहां पर आके देखो, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। ये देखो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी बची कि ये देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव एंड से ये वाला एंड जुड़ा होना चाहिए, ये दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पर ऐसे करके जाके, राइट। ये नेगेटिव, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करता हूँ, राइट। अब ये बैटरी का पॉजिटिव एंड जाते 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 ये इससे मिल रहा है। तो मतलब हमने अभी सिखाया था कि उसी जब इस वाले एंड से मिलेगा नेगेटिव तो ये एन साइड है और ये पी साइड है, और पी साइड में और ऐसे पॉजिटिव जुड़ा हो तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ऐसी कंडीशंस केवल इस वाले में और इस वाले में दोनों में है, और किसी में नहीं थी, तो वो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट। अब देखना कहानी को, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात थी और कुछ ऐसा खास नहीं था। अब हम लोग क्या करें कि, हाँ राइट, ये कंडीशन हुई। हाँ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना सही। हाँ फर्स्ट वाला, और ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला। अब क्या था कि फर्स्ट वाले में तुम्हारे पास ये पैरेलल में लगा हुआ है रेसिस्टेंस और ये सीरीज में लगा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात सोचो कि रेसिस्टेंस होता है, सीरीज में अगर लगा होगा तो ज्यादा वैल्यू दे देगा, जैसे सपोज करो R1 + R2। अगर वो पैरेलल में लगा होगा रेसिस्टेंस, जैसे 1/R1 + 1/R2, तो वैल्यू कम देगा, राइट। अब मुझे बात बताना कि अगर ये 10/15 है बराबर 10/5 में, अगर कोई सीरीज में जुड़ रही होगी चीज तो ये ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, मुझे इन दोनों को बराबर लाना है बाय द वे, तो बराबर लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस चीज को बराबर, जैसे 10/15 को 5 2 × 10, 5 3 × 15, 2/3 है, मुझे इधर भी 2/3 लाना है, तो मुझे डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का टर्म अगर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, अगर डिनोमिनेटर का टर्म बड़ा हो गया तो वैल्यू छोटी, अगर छोटा हो गया तो वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो सीरीज में रखने से वैल्यू यहां पर कैसी होगी, बड़ी होगी, सीरीज में रखने से वैल्यू बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो ऑल ओवर वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पैरेलल में रखने से क्या होगा, वो वैल्यू छोटी है और छोटी वैल्यू नंबर मेरा बड़ा दे देगी। तो अप्रोक्सीमेटली आप 5 के करीब रहे, तो करीब कैसे रह पाएंगे 5 के, जब मेरे पास छोटी वैल्यू जुड़े, और छोटी वैल्यू कैसे जुड़ेगी, पैरेलल वाली जुड़ेगी। तो इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन जो पैरेलल के साथ था वो वाली कंडीशंस दे सकता है। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन ट्रिकी था, लेकिन समझ में आने की कोशिश करना तो आ जाएगा, मैंने कोशिश करी है समझाने की। चलो आगे बढ़ते हैं। If the mass of the bob a simple pendulum is increased to thrice its original mass and length made of half inch, ये बच्चे वही क्वेश्चन है, मैंने आपको हजारों बार सिखाया होगा, 2π√L/g। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया कि वेरिएशन दे दी है कि पेंडुलम मास ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम इंक्रीज थ्राइस। बच्चे मुझे बताओ, सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में मास तो आता ही नहीं है, तो उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसे छोड़ देंगे। एंड द लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो सपोज करो जो लेंथ थी वो मेरी कितनी हो गई है, L/2, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2। तो जब वो लेंथ L/2 हो चुकी तो जो टाइम पीरियड था वो मेरा कितना हो गया, x/2 हो गया। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ L थी, L1 की वैल्यू L है, L2 की वैल्यू L/2 है, और T1 की वैल्यू T है, और T2 की वैल्यू x/2 है, देन द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। तो रेशियो कर देता हूं,
T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2। बच्चा मेरे T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू x/2 बराबर √L1 की वैल्यू मेरे पास L है, L2 की वैल्यू मेरे पास L/2 है। इस 2 को ऊपर ले जाओ, L ने L मार दिया, तो जो, और ये T times of x/2 ना, then the new time period of oscillation is x/2 times of its original time। तो मतलब ये T की वैल्यू, जो T2 की जो वैल्यू हमने लिखी है, वो मेरी T टाइम्स ऑफ x/2 हो जाएगी। तो T से T कट गया। अब मेरे पास x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये तो आंसर 2√2 मतलब इसको रेशनलाइज कर देंगे। If length is made half its original length, then the new time period of the oscillation is x/2. Original time period, then the value of x is. The pendulum increase size of its original mass. Length is made half of its original. Right. ओके, तो ये एट 2/x तो ऊपर पहुंच गया, तो ये भी 2 ऊपर पहुंच गया। तो 2/x इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे बच्चे। तो 4 या सीधा सीधा देखें तो x की जो वैल्यू आएगी 2/x इक्वल टू √2 आ गया है। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2/√2 से 2√2 ऊपर, √2 नीचे की तरफ कर दिया। तो √2 रैशनलाइज करके 2 से काट दिया, x की वैल्यू मेरी √2 आ गई है। तो x की वैल्यू √2 का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन अगर उसने बोला है कि अगर प्लेट्स की जो पैरेलल, इफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर है कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, सपोज करते हैं कोई सी एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, मूव बैटरी आर मूव टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज लिया जाएगी, तो द चार्ज स्टोर्ड इन द इंक्रीज, द एनर्जी स्टोर्ड इन द डिक्रीज, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन सेम, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड द वोल्टेज इंक्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो तो करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, हमारा C की फॉर्मूला होती है, और Q बराबर क्या होता है, CV के बराबर होता है। तो अब देखो, चार्ज स्टोर इन द इंक्रीज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिट डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस को खत्म किया जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, तो इस कैपेसिटेंस इंक्रीज, ये तो बात पता चल गई। ये सी वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। जैसे जैसे डी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डी को कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जे डिनोमीटर कम होगा तो सी बढ़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो सी इंक्रीज होगा, ये बात क्लियर होगी। बच्चे जब सी इंक्रीज होगा तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, तो द चार्ज स्टोर इन इट्स इंक्रीज, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। राइट। अब देखना बी क्या कहता है, द एनर्जी स्टोर्ड इज डिक्रीज। एनर्जी तो अब क्यों, एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ CV²। अब सी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, तो बी गलत हो गया। अब आते हैं ई, डी पॉइंट, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अब रेशियो की बात करी गई है, तो रेशियो कैसे सेम हो जाएगा, सेम होगा नहीं रेशियो, क्योंकि रेशियो चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। अब चार्ज का और पोटेंशियल में डिफरेंस कैसा है, लीनियरली है। अब देखो, तो अब देखो डी, ए वाला सही है हमारा, और सी वाला सही है। ए और सी करेक्ट हो गए, ए सी। बी तो इनकरेक्ट है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें बी है। यहाँ पर बी है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर बी है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये तो क्लियर हुआ। तो सीधा सीधा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। तो जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर दो स्टेटमेंट भी मिल जाएं, तो भी हमारा काम चल जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ईच launch a satellite of mass m from the surface of the earth m in a circular altitude 2r, the surface of the earth will be।
ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा आ गया था इस पेपर में, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, और जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे बच्चे, तब इसका ऑप्शन मेरा 5 gm/6 आ रहेगा। This is the last question. A seat is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. तो जब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा थ्योरिकल है, देखो एक चीज पता चली बच्चों, पूरा एग्जाम का पेपर सॉल्व करते करते कितने क्वेश्चंस थ्योरी से हैं, कितने न्यूमेरिकल से हैं, और कितने क्वेश्चंस हमारे वन लाइनर थे। इन सब बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, अगर आप करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। राइट? तो मेरा इस क्वेश्चन का सी, ए और सी, होल्ड द सीट देयर इज ए मैग्नेटिक, और सी में क्या है, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज कंडक्टिंग। तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन करने की कोशिश करी हम लोगों ने। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई मिस्टेक्स है, तो आपके सुझाव वेलकम है, मोस्ट वेलकम। कोई गलती है उसके लिए हम पहले से ही करेक्ट करने की, अगर कहीं जो जरूरत पड़ेगी तो हम उसे करेक्ट करके जरूर अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, मोटिवेशन देने की कोशिश की है, इनसे आपको थोड़ा हेल्प होगी। अगर आप हमारे साथ इनरोल करेंगे तो इसी तरीके से मैं फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और हमारी टीम पूरा आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगी। और श्योरिटी दिलाते हैं कि फिजिक्स जैसे नीट के बच्चों के लिए जो टफेस्ट कुछ पेपर माना जाता है, उस पेपर को हम आसान बनाएंगे, और आपके सिलेक्शंस को बहुत करीब से, और मतलब जो सिलेक्शन की जो राह होगी उसे बहुत करीब से ऑब्जर्व किया जाएगा, और आपकी बहुत पढ़ाई के साथ में मदद की जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।